माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपके समक्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनडीए के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महोदय, यह भारत ही है जिसने संपूर्ण विश्व को नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। यह भारत ही है जिसने शून्य, शल्य चिकित्सा और ज्योमेट्री के संपूर्ण विश्व को अवगत कराया। और यह भारत ही है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम और न दैत्यम न पलायनम के सिद्धांत को सर्वोपरि समझा। लेकिन फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी शिक्षा नीति पर कुठारघात किया और सर्वप्रथम हमारे वैदिक ग्रंथों पर प्रहार किया, जिसके आधार स्तंभ बने मैक्सु मूलक। उसके बाद हमारे पौराणिक इतिहास को आधुनिक इतिहास में तब्दील किया गया, जिसके आधार स्तंभ बने सर जे.एस. मिल। उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में भारतीय इतिहास के साथ जोड़कर समूचे युवा पीढ़ियों को भारतीयता से काटने का प्रयास किया गया, जिसके आधार स्तंभ बने लॉर्ड मैकाले और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। महोदय, इस शिक्षा की विडंबना है कुछ इस प्रकार है कि यह 12वीं पास योग्यता के लिए पीएचडी वाला अपना फॉर्म भरता है और जब पीएचडी वाले से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और बड़े ही दुख के साथ भरे लहजे से वो कहता है कि भाई साहब, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। महोदय, देश के युवा की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि देश का युवा यह कहने को मजबूर हो गया है कि खड़ा हुआ हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए, खड़ा हुआ हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ के लिए। सवाल इतना है कि किताबों ने क्या दिया मुझको, किताबों ने क्या दिया मुझको। महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं ध्यान कुछ आंकड़ों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत का स्थान 142 देशों की सूची में 42वां स्थान है, जो कि एक सोचने का विषय है। वहीं पीसा की ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार 93 देशों की सूची में भारत का स्थान 92वां है, जो कि एक सोचने का विषय है। और तो और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8 करोड़ 25 लाख लोग बेरोजगार हैं और प्रतिवर्ष 1 करोड़ 25 लाख लोग इसमें जुड़ जाते हैं। यानी कि यही कारण है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इतनी विडंबना है कि इसलिए हमें नई शिक्षा नीति लानी पड़ी। और यह कहना उचित और न्याय संगत होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 भारत को पुनः आगे की ओर ले जाएगी। महोदय, नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा, जिससे कि उसे अपने विषय में जानकारी मिलेगी और उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति 2020 से विद्यार्थी सजग होगा। संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित शिक्षा का अधिकार केवल 6 से 14 साल के बच्चों को दिया है, लेकिन नई शिक्षा नीति ने इसे 13 से 18 साल के बच्चों को कर दिया है। महोदय, ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें विद्यार्थी की रुचि अनुसार अपने विषय चुनेगा। महोदय, यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगी, अपितु विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की बात करेगी। यह वही शिक्षा नीति है जो न केवल अधिकारियों की बात करती है, अपितु व्यक्तित्व विकास की भी बात करती है। महोदय, देश की शिक्षा व्यवस्था तब सार्थक होगी जब विद्यार्थी संपूर्ण विश्व में अपने ज्ञान का परचम लहराएगा, ना कि रट्टा मार मार कर परीक्षा देकर भूलने और जीवन को अंधकार में ढकेलने की पद्धति अपनाएगा। देश की शिक्षा व्यवस्था तब सार्थक होगी जब देश का विद्यार्थी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम के विचारों को आत्मसात करेगा, ना कि पश्चिमी दर्शकों को। और यह सब संभव है नई शिक्षा नीति 2020 से। लेकिन इस शिक्षा नीति में कुछ चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां कुछ इस प्रकार है कि हम सबको एक साथ आगे आना होगा और हमें धरातल पर
एक साथ कार्य करना होगा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। इस भाव के साथ हमको आगे बढ़ना होगा और धरातल पर काम करना होगा, तब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, योगेश्वर को चक्र उठाना ही होगा, अर्जुन को गांडीव चलाना ही होगा और इस पवित्र पुण्य भूमि के उत्थान के लिए हमको नई शिक्षा नीति 2020 लाना ही होगा। जय हिंद, धन्यवाद।